हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक पढ़ेंगे। आदमी की कहानी, जिसको लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। किसने लिखा है? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। तो आदमी की कहानी शुरू करने के पहले हम सभी मोहम्मद मुजीब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी यूपी की राजधानी है। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। ओके, वकालत की तालीम हासिल करने के लिए। 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी सीखी। वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। ठीक है। वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी बने। कौन? मोहम्मद मुजीब साहब। और इसी ओहदे से सुबकदोश भी हुए और इसी ओहदे से ये रिटायर भी हुए। उन्हें कुतुब-बीनी, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मुसव्विरी, मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में तारीख निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। दुनिया की कहानी 1931 यानी 1931, तारीख़ फ़लसफ़ा 1936, तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 और रूसी अदब की तारीख़ व जिल्दें 1960 उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। ये सारी चीज़ें बेटा आप सभी याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछ लेते हैं। ठीक है, कि मोहम्मद मुजीब साहब की तसानीफ़ के नाम लिखें, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ड्रामे पर खुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। कितने ड्रामे लिखे? 8। उनमें से खेती, अंजाम, खाना जंगी, आजमाइश, जामात के नसाब में शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें भी लिखा। उन्होंने अफसाने भी लिखे, जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागे राह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। वो एक कामयाब मुतरज्जिम भी थे। उनके कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब भी दिया था। किसका दिया था? पद्म भूषण का खिताब भी दिया था, यानी उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला था। अब चलिए, अब हम सभी शुरू करते हैं आदमी की कहानी, जिसको लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब ने। ये लिखा है आदमी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के आलिम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी, उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है। ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद वो चीज़ भी जिसे हम बिजली कहते हैं। लेकिन कभी न कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशे फ़िशां, यानी ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, पहाड़, आतिशे फ़िशां पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग हैं। दुनिया में एक आग, पानी और ज़मीन क्यों बन गई, ये हमें नहीं मालूम। बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। हाँ, तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, ठंडी पड़ गई बिल्कुल, है ना। एक वक्त ऐसा आया कि जब दुनिया आग का पहले गोला हुआ करती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल गुजरे, करोड़ों साल गुजरे कि ज़मीन जो है सर्द पड़ गई, बिल्कुल ठंडी पड़ गई। भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। ये सब हुआ कब?
आजकल के आलिम ज़मीन की साख्त से चट्टानों, धातुओं के से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन ये हिसाब संग दस संग बरस भी आगे निकल जाता है। संग दस संग बरस भी आगे निकल जाता है। बेचारे आदमी की खोपड़ी में साइंस का ये हिसाब समा नहीं सकता। आगे चलते हैं। आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी इसी से रिलेट क्वेश्चन आंसर भी हम सभी सॉल्व करेंगे। दुनिया जब सर्द पड़ गई, जब ठंडी पड़ गई, तो कहीं से समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। वहां वो फटा, फला, फूला। लाखों करोड़ों बरस में तरह तरह के भेस बदले। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ध्यान देंगे बच्चे आप सभी, यानी वही लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। अभी तक पानी में था, अब खुश्की की तरफ यानी जमीन पे आ गए। पानी के बगैर यानी सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। पौधे ऊंचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके। जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, उथले पानी में पांव के बल चले, खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया, हवा में परिंद बनकर उड़े, चौपाइयों का रूप लेकर दौड़ने लगे। कहते हैं कि उथले पानी और खुश्की में जिंदगी ने जो ये इब्तिदाई शक्लें पाई वो बड़ी भयानक थी। 40 फीट लंबे मगर कुछ 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले। किसी का मुंह दुम के सर से सिरे तक 100 फीट तक ज्यादा लंबा होगा। उन जानवरों को जो नाम दिए गए वो भी ऐसे भयानक है। ब्रंटोसोरस, इक्थियोसोरस, मैकिस्लोसोरस, ये सारे जो नाम हैं ध्यान देंगे। बर्टनोसोरस, इक्थियोसोरस, मैक्सलोसोरस, ये सारे डायनासोर्स के नाम हैं। अब आपने अभी इन जानवरों को देखा नहीं होगा, लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ बहुत सारी इन जानवरों के ऊपर मूवीज़ बनाई है, जैसे जुरासिक पार्क है, हॉलीवुड मूवीज़ हैं डायनासोर्स के ऊपर। तो आप जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितने लंबे चौड़े जानवर हुआ करते थे। इसमें खूंखार भी होते थे और सब्ज़खोर भी जानवर होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद न थी, यानी ये जो जानवर थे, डायनासोर थे, इतने बड़े, इतने लंबे चौड़े ये जानवर होते थे, इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती थी कि धीरे धीरे ये जानवर ख़त्म होते गए। आज इनका नामो निशान तक नहीं। हम इन्हें टीवी पर देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन इनका दुनिया में कोई नामो निशान भी नहीं। हम इन्हें किताबों में पढ़ते हैं, ना ही ये किसी चिड़ियाघर में है, ना ही किसी जंगल में है। ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। क्या? डायनासोर के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडौल हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया। यानी इतने बेडौल हो गए, इतने बड़े हो गए कि इनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। बहरहाल वो गायब हो गए, और जब तक आजकल के साइंसदानों को उनकी हड्डियां नहीं, आगे चलते हैं, हड्डियां मिली। किसी को पता भी न था कि एक ज़माने में ऐसे देव और अजदहे हमारी दुनिया में आबाद थे। जब हम उन्हें मूवीज़ में देखते हैं, जैसे जुरासिक पार्क आप सभी ने देख रखी होगी, उसमें देखा होगा, इमेज करते होंगे कि अगर ये अब होते तो क्या होता। ठीक खुश्की पर उन बड़ी जानवरों के बाद जो नए नमूने नज़र आए वो तो ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की ये सिफत थी कि वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। ऐसे जानवर पहली किस्म के जानवरों से ज़्यादा सख्त जान निकले और दुनिया की मुसीबतों को झेल ले गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटी, यानी बहुत सी नस्लें उनकी मर मिटी, तबाह हो गई, बिल्कुल उनका नामो निशान भी मिट गया। जो बाकी बची उनके भी जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रही कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सकें।
इसी तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती होंगी। किससे मिलती होंगी? आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती होंगी। जानवरों की उस किस्म की आसानी से बनमानस, आगे चलते हैं, इस तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती होंगी। जानवरों की इस किस्म की आसानी से बनमानस कह सकते हैं, यानी जानवरों की जो किस्म थी इनको बनमानस कहा गया। क्या कहा गया? हिंदी में आपने पढ़ा होगा आदि मानव, है ना। बन मतलब जंगल, मानस मतलब आदमी, बनमानस कह सकते हैं। इन बनमानसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने, फेंकने का काम लेने लगे। ठीक, कुदरत ने उनकी मदद की और उनके अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए। उनकी जबान भी कुछ खुल गई और वो दूसरे जानवरों से बेहद ज़्यादा होशियार हो गए। और ये होशियार मानुस कौन थे? हम सभी थे, हम इंसान थे। पहले हम बनमानस ही थे। ये सब हजारों बरस में हुआ और फिर कहते हैं कि दुनिया की आबो हवा बदली। वो ऐसी ठंडी पड़ी कि उसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया। क्या हो गया? बर्फिस्तान, यानी बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई। और बर्फ के फिसलते फिसलते पहाड़ों से सब कुछ इतने अपने तले रौंद डाला। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी। बर्फिस्तान यानी बर्फ पिघलकर समुद्र हो गए और जिंदगी फिर उभरी और फैली। इसी तरह 4 मर्तबा हुआ और उस वक्त जमीन में कई 100 गज नीचे तक हमें जो कुछ मिलता है वो उन्हीं गर्मी और सर्दी के फेरों की दास्तान सुनाता है। इस जमाने में आप समझ सकते हैं कि बनमानुसों का बुरा हाल हुआ होगा। उनमें से बाज की 1-2 हड्डियां बर्फ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गईं और अब जमीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो करोड़ या लाख बरस पहले आबाद थे और उनके जमाने में जमीन की क्या सूरत थी। लेकिन उन्होंने इस दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। कहीं जंगलों को जलते देखकर उन्होंने पता लगा लिया था कि आग कैसे जलाते हैं और फिर वो अपनी खोहों मतलब गार, गुफा, और गारों में आग जलाकर तापने लगे और उनमें जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने लगे। क्या था बेटा? पहले जो बनमानस थे, जो इंसान थे, जो बनमानस थे, ये कंद मूल सब्जी फल, ये फल कच्चा मांस खाते थे, अपने शरीर को, अपने बदन को छालों से, पत्तों से ढकते थे। कोई इनकी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन जब इनके अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़े थोड़े बदलाव आए, तो इन्होंने आग जलाना सीखा, पहिया चलाना सीखा, शिकार करना सीखा, मांस को, जो कच्चा मांस खाते थे, गोश्त खाते थे, उसको भून कर खाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगे। बदलाव आते आते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। कह रहे हैं वो पत्थरों को घिसकर उनसे फूकने, छीलने और काटने भी लगे और उनकी ज़िंदगी को कुछ और आसान कर दिया। आजकल का इल्म बताता है कि हम उन्हीं बनमानुसों की औलादें हैं, यानी जो बनमानुस थे वो हमारे पूर्वज थे, हम उनकी क्या हैं? औलादें हैं। और जैसे जानवर तरक्की करते करते बनमानुस हुए थे, यानी पहले जानवर थे फिर बनमानुस बने, बनमानुस से क्या बने? एक अच्छे इंसान, वैसे ही बनमानुस हो गए। लेकिन आज का इल्म बनमानुसों की किसी एक किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता है तो हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे, हैं तो हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन हम जिस खास नमूने पर बने हैं उसकी पहली मिसालें अभी तक नहीं मिली हैं। चट्टे बट्टे मतलब एक ही कैटेगरी के लोग जो होते हैं, ठीक है, एक ही उस हिस्से में रहने वाले लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सभी इसके सवाल जवाब को हल करेंगे और सभी बच्चे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल कौन सा है कि ज़मीन से बड़े
आग के गोले कौन से हैं? ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? तो ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे और सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? तो हम सब ने अभी चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा था, बिल्कुल वही चीज़ उठा के आपको यहाँ पे लिख देनी है कि जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गई, मैदान बन गया। साइंसदान चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र कितनी है, ये कितने साल पुरानी है। समझ रहे हैं ना आप सभी? जब आगे चलते हैं, तीसरा सवाल है कि ज़मीन पर मुख्तलिफ जानवरों की नशोनुमा कैसे हुई? तो समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंचा। यानी सबसे पहले कहने का मतलब क्या है? समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंचा। वहां वो फटा, फला, फूला। लाखों करोड़ों बरस में जमीन ने पौधों और कीड़ों की सूरत इख्तियार की। कुछ कीड़े मछली और पानी के दूसरे जानवर बने और कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया और पानी के बगैर रहना भी शुरू कर दिया। ये देखिए, सांस लेकर जिंदा रहने लगे, सलाहियत पैदा की। यानी खुश्की में रहने की और बिना पानी के सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। इसी तरह पानी और खुश्की में जानदारों की नशोनुमा हुई। चौथा सवाल है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले थे? क्योंकि ये जानवर इसलिए सख्त जान थे कि दुनिया की मुसीबतों को झेला। उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सकें। ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानवरों का बुरा हाल हो गया। वो बर्फ में दबकर मर गए। उनमें से कुछ की हड्डियां दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई। दफन मतलब ज़मीन के अंदर दब गई और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? तो इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे। जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने लगे। यानी जो आदि मानव थे, जो बनमानुस थे, पहले वो कच्चा मांस खाते थे, सब्जी, फल, कंदमूल, ये सारी चीज़ें खाते थे। फिर लेकिन जब इन्होंने आग की खोज कर ली, आग का पता लगा लिया कैसे जलाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें पका कर खाने लगे। यानी गोश्त को भून कर खाने लगे, सब्जियों को भून कर खाने लगे और उनको टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से इन लोगों के अंदर ये तब्दीली आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है, और उन मुहावरों से आपको जुमले बनाने हैं। तो जैसे पहला मुहावरा है कि खोपड़ी में न समाना। खोपड़ी में न समाना मतलब कुछ समझ में ही ना आना। तो बेवकूफ़ आदमी को कितना समझाओ उसकी खोपड़ी में नहीं समाती, है ना? कि मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे इतना समझाया लेकिन मेरी खोपड़ी में कुछ भी ना समाया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप अपने लिहाज से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही आप करें, इससे बेहतर भी आप कर सकते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। चोर, उचक्के, डाकू, धोखेबाज सभी एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। समझ में आ रहे हैं? यानी जितने भी बदमाश होते हैं, चोर, उचक्के, डाकू, ये धोखेबाज, जितने भी लोग होते हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। आगे चलते हैं। भेस बदलना। भेस बदलना, कुछ भेस बदलकर कुछ देर के लिए धोखा दिया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो आप सभी ने ये 3 मुहावरे देखे। खोपड़ी में न समाना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, भेस बदलना। ठीक है, इनका आपको जुमला बनाना सिखाया गया। अगर आप ये नहीं बनाना चाहें तो आप अपने लिहाज से भी बना सकते हैं। और बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की। आप सभी फटाफट अपना वर्क उर्दू की कॉपी में कंप्लीट करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।